नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन की, वैश्विक महामंदी की, जो 1929 से लेकर 1939 तक चली। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर आप इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं और बेसिकली अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं, आप किन्स के एवोल्यूशन को समझना चाहते हैं, आप मोनेटरिज्म को समझना चाहते हैं, आप न्यू किन्सियन को समझना चाहते हैं, तो नो डाउट आपको वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन को पहले समझना चाहिए। क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान आता है। अगर आपको इन सिद्धांतों को समझना है, इन थ्योरी को समझना है, थॉट को समझना है, तो नो डाउट पहले इसे समझिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो आपको मिल सके। हम प्रयास कर रहे हैं आपको सबसे हाई क्वालिटी का ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करने का। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए हम क्या क्या चर्चा करेंगे आज वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में। पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में। 1920 से लेकर 1929 तक का ये जो समय है 9 साल का, ये अमेरिका में कैसा था। अमेरिका में जब रिसेशन आया, डिप्रेशन आया, तो इस बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन क्या था, कितना सीवियर था, कितना लॉन्ग था, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था। स्टॉक मार्केट क्रैश को बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट क्रैश। फिर बैंकिंग फेल्योर के विषय में हम आपसे करेंगे बात, और फिर मैं बात करूंगा कि इस ग्रेट डिप्रेशन का एक्सप्लेनेशन कैसे कीन्स के द्वारा दिया गया और कैसे मोनेटरिस्ट के द्वारा दिया गया, और अंततः इस ग्रेट डिप्रेशन के आउटकम क्या थे, परिणाम क्या थे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि अगर 1920 से लेके आप अगर 1929 की बात करिए तो ये 10 वर्षों में बहुत कुछ छिपा है। इस वर्ष, इतने समय में, इन सिर्फ 9 वर्षों में जो अमेरिका का वेल्थ था दोस्तों, ये 2 टाइम्स बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। दोस्तों, एक ऐसा समय था जिसे आप इतिहास में पढ़ेंगे रोरिंग ट्वेंटीज, दहाड़ता हुआ 20s के नाम से आप इसे जानते हैं। क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे थे, कंजम्पशन गुड्स बड़े तेजी से बिक रहे थे, कंज्यूमरिज्म अपने बिल्कुल लास्ट पे चल रहा था, अपने चरम पे चल रहा था। टीवी का, रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का, सबका डिमांड बड़ी तेजी से था। कंपनियां बड़े पैमाने पे मास प्रोडक्शन की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही थी, और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक क्लासिकल था कि सप्लाई क्रिएट्स नॉन डिमांड। चीजों को बनाइए, वो बिक जरूर जाएगा। तो दोस्तों, 1920 से लेके 1929 में जो यूएस का ग्रोथ था वो पूरे दुनिया में देखने लायक था। सिर्फ 2 वर्षों में, 9 वर्षों में पूरा का पूरा जो नेशनल वेल्थ था दोगुना हो गया, और कंपनियां बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन की, बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट मिला, और इसका परिणाम यह हुआ कि शेयर मार्केट बड़ी तेजी से उबाल आया। शेयर के प्राइसेस लगातार बढ़ते लगे, लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट इतना ज्यादा रिटर्न्स दे रहा था कि सिर्फ 1927 से लेके 1929 2 वर्षों में आप देखेंगे तो शेयर प्राइसेज 2 टाइम्स बढ़ गए, शेयर प्राइसेज 2 टाइम्स बढ़ गए, मतलब दुगुने की डिमांड हुई। इतना तेजी से शेयर मार्केट में लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया था। एक मिलियनियर टाइकून से लेके एक ब्रेड वाला, सब्जी वाला, दूध वाला भी शेयर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा के वहां से रिटर्न्स कमाना चाहता था। एक अमेरिका में एक्सपेक्टेशन बन गया था कि अगर आप धनी होना है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। इसका परिणाम यह हुआ कि जो शेयर जो है ओवर वैल्यूड हो गए, शेयर की प्राइसेस लगातार बढ़ती रही और आसमान को छू गई। जब वहां के प्रशासन ने देखा कि शेयर प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, तो वहां के फेडरल रिजर्व सिस्टम ने सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना शुरू किया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना शुरू किया तो यहीं से धीरे धीरे प्रॉब्लम आया। एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन था और जो ऑटोमोबाइल था, इन दोनों का डिमांड घट गया। क्यों? क्योंकि दोनों ब्याज दर बढ़ने की वजह से महंगे पड़ने लगे। जहां कंस्ट्रक्शन वर्क महंगा होने लगा, लोगों को ज्यादा रेट पे ब्याज पे पैसे मिले। वहीं ऑटोमोबाइल के लिए जब लोग गाड़ियां और खरीदने गए तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है। तो धीरे धीरे आप यहां से देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इन क्षेत्रों में थोड़ी सी रिसेशन आनी शुरू हुई। कुल मिला के आप देखेंगे 1929 से माइल्ड रिसेशन का दौर अमेरिका में शुरू हो गया था। कंपनियों की चीजें अब बिक नहीं रही थे, अनसोल्ड स्टॉक हो रहा था और धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ रही थी। इसमें जो सबसे बड़ी चीज आई वो आई स्टॉक मार्केट क्रैश।
24 अक्टूबर 1929 और 29 अक्टूबर 1929। दोस्तों 24 अक्टूबर 1929 इसको आप कहते हैं ब्लैक थर्सडे, ब्लैक थर्सडे। और 29 अक्टूबर 1929 को आप कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक ट्यूसडे। आपको बताऊं 13 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए आपके 24 अक्टूबर ब्लैक थर्सडे को, और 29 अक्टूबर को 16 मिलियन शेयर सेल किए गए। तेजी से शेयर के प्राइसेस गिरने लगे धड़ाम से। आप जानते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन है, काम करता है। अगर मंदड़िए जो है तेजी से बेचना शुरू किए शेयर, तो लगातार तेजी से, आपको बताऊं सिर्फ इन 5 दिनों में 30% शेयर गिर गए। शेयर के प्राइसेस गिरने लगे, लोग धड़ाधड़ शेयरों की बिकवाली शुरू कर दी। जब शेयर बिकने लगे तो लोगों ने तेजी से पैसा निकालना शुरू किया, और साथ ही साथ इसका प्रभाव क्या पड़ा, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग बेरोजगार होने लगे, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ने लगा, मंदी आने लगी। धीरे धीरे ये रिसेशन कब ग्रेट डिप्रेशन में बदल गया, लोगों को पता ही नहीं लगा। क्यों? चीजें बंद तो गई, बिक नहीं रही थी। अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था 47% घट गया, 29 से जाते जाते 31 के बीच में। अमेरिका का जीडीपी 30% डिक्लाइन कर गया। अमेरिका के 15 मिलियन लोग, लगभग 20% बेरोजगारी फैल गई थी। 33% डिप्रेशन आ गया था, चीजें बिक नहीं रही थी, लोग बेरोजगार होने लगे, लोग अपनी रोजी रोटी खोने लगे। ये सिवियरिटी बढ़ती जा रही थी और रिसेशन धीरे धीरे बदलता जा रहा था ग्रेट रिसेशन में। यहां पे सबसे बड़ी चीज देखने को मिली बैंकिंग क्राइसिस। जब लोग अपने बेरोजगार होने लगे तो जल्दी जल्दी अपने बचत को बैंक से निकालना शुरू किए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, और बैंक ने जिन लोगों को पैसा बांटा था वो डिफॉल्टर होते जा रहे थे। कुल मिलाजुला के बैंकों का पैसा दो तरफ से जा रहा था। एक, बैंकों ने जिसे अंधाधुंध लोन बांटा था कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल में, वो पैसा पे नहीं कर रहे थे। दूसरे वो लोग थे जो कि बेरोजगार हुए थे, वो अपना पैसा निकालना शुरू। कुल देखेंगे आप, मॉनेटरी क्रंच की स्थिति आ गई, लगातार मनी सप्लाई घटती रही, और ऐसे में जो फेडरल रिजर्व सिस्टम था, जो हुवर की प्रणाली थी, हुवर राष्ट्रपति थे, आंख बंद करके इस सिचुएशन को देखते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि मार्केट सब कुछ ठीक कर देगा। और कहीं ना कहीं वो क्लासिकल विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं कि सेज लॉ ऑफ मार्केट काम करेगा, सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड करेगी, और कहीं ना कहीं मार्केट का जो इनविजिबल हैंड था वो चीजों को सही कर देगा। लेकिन दोस्तों लगातार आप देखेंगे जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और बैंकिंग फेल्योर शुरू हुआ, तो ये दौर लगातार चलते गया। अमेरिका में लोगों ने ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी, बेरोजगारी चरम पे थी, लगातार प्रोडक्शन घटता गया, लोग बेरोजगार होते गए, और बैंक लगातार बंद होते गए। आपको बताऊं 1929 से लेके 1933 तक जाते जाते 8000 अमेरिकन बैंक बंद हो गए थे। लगभग 1/3 बैंक बंद हो चुके थे, दिवालिया हो चुके थे। बैंकों ने जो पैसा दे दिया था वो वापस नहीं आ रहा था। लोग अपने पैसे को बैंक में डालना ही नहीं चाहते थे। क्यों? उनको लगता था कि हमने जो गाढ़ी कमाई की थी वो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए सारे लोग बैंक से पैसा निकालते हैं। आप अगर इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं तो किन्स के लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में आपने सुना था कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मनी की डिमांड हो जाती है वो बिल्कुल इलास्टिक हो जाती है। लोग बैंक में पैसा नहीं, अपने पास घर में आइडियल रूप से रखते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया, लेकिन फेडरल रिजर्व सिस्टम ने इसके ऊपर अच्छे से काम नहीं किया, और फेडरल रिजर्व सिस्टम ने इन चीजों को होने दिया, उसमें किसी भी तरह की लिक्विडिटी को इंजेक्शन नहीं किया। तो कुल मिलाजुला के स्थिति सीवियर होती जा रही थी, और हुवर ने चीजों को ठीक से नहीं संभाल पाया। फेडरल रिजर्व सिस्टम ने भी ठीक से समस्याओं को निराकरण नहीं किया। दोस्तों जो ये वर्ल्ड का ग्रेट डिप्रेशन आया, जो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि रिसेशन जो है महामंदी में बदल गई, लोग बेरोजगार होते गए, चीजें बिक नहीं रही थी, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ते जा रहे थे। अमेरिका में जो है प्रोडक्शन जो है बन गया, लेकिन वो बिक ही नहीं रहा था, और साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल जो है 47% गिर गया था। एक्चुअली जो इसकी व्याख्या थी, आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं तो इसकी दो व्याख्याएं मिलती हैं। एक किन्स का एक्सप्लेनेशन है जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। किन्स ने माना कि समस्या जो है एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से आई थी। एक्चुअली दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है एग्रीगेट डिमांड में। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सी और प्लस आई, कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। लोग जब बेरोजगार होने लगे तो उनके हाथ में पैसा कम था, तो वो अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रहे थे। अगर मेरे पास पैसा है
तो भी मैं सोच रहा था कि चीजें एबनॉर्मल है, मैं बाद में खर्च करूंगा। और जिनके पास पैसा है ही नहीं उनका कंजम्पशन अपने आप घट गया। तो कहीं ना कहीं जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी वो घट रही थी, तो कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कम हो रहा था। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट था वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बहुत कम हो जाएगी, जो हम पूंजी लगाएंगे उससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों C+I मतलब एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल कम होने लगा, और डिमांड कम होने की वजह से ही ये बड़ा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन आया, और अमेरिका से शुरू होकर यूरोप और कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को अपने घेरे में ले लिया था। तो दोस्तों केन्स का मानना था कि जो समस्याएं छुपी हुई थी वो मांग की कमी में थी, कंजम्पशन डिमांड कम हो गया और इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे बेनिफिट होगा नहीं। दूसरी व्याख्या जो मिलता है वो मोनेटरिस्ट के द्वारा मिलता है। मोनेटरिस्ट जब मैं कहता हूं तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि मिल्टन फ्रीडमैन और अन्ना जे स्वार्ट ने द मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट जबरदस्त पुस्तक लिखी। उन्होंने साफ साफ कहा कि फेडरल रिजर्व सिस्टम ने अपने काम को ठीक नहीं किया। हमेशा मॉनेटरी अथॉरिटी को डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए बाय लॉ। आपने देखा जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई घटती जा रही थी, जब लोग पैसा निकालते जा रहे थे, बैंकों की स्थिति खराब होती जा रही थी, आपने लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट का रोल प्ले नहीं किया। आपने डायरेक्ट बैंकों को पैसा नहीं दिया, आपने लिक्विडेशन नहीं किया, लोगों के हाथ में लिक्विडिटी दी, आपने ज्यादा मनी नहीं छापता। अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाए होते, रेट ऑफ इंटरेस्ट को और घटाए होते, तो स्थिति जो है संभाला जा सकता था, रिसेशन को डिप्रेशन में आप नहीं बदल सकते थे। कई बार आप देखेंगे, कई बार मैं देखता हूं कि जो फेडरल रिजर्व सिस्टम के उस समय के जो गवर्नर थे बर्नान के साफ साफ माफी मांगते हुए नजर आते हैं कि हमसे गलती हो गई। लेकिन यहां पे एक बात समझिएगा, अमेरिका में उस समय चल रहा था गोल्ड स्टैंडर्ड, और गोल्ड स्टैंडर्ड्स में दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर था कि अगर आप जो भी नई करेंसी प्रिंट करेंगे 40% गोल्ड आपको रखना पड़ेगा। अमेरिका के पास उतना गोल्ड रिजर्व बचा नहीं था कि उसके आड़ में सिक्योरिटी के रूप में, बैकअप के रूप में 40% गोल्ड रख सके। तो कहीं ना कहीं ये जो है फेडरल रिजर्व सिस्टम के हाथ को बांध दिया था, वो मनी सप्लाई को बढ़ा नहीं रहा था। लोगों के पास जो मनी था वो बैंक में ना होकर वो अपने घर में था, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सके हुआ राष्ट्रपति कि लोगों को यह समझा सके कि आपका पैसा सेफ है, बैंक नहीं डूबेंगे और आप पैसा बैंक में रखिए। तो कॉन्फिडेंस लूज की एक थ्योरी सामने आती है कि जो कंज्यूमर था उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, और कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से वो कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा था, और साथ ही साथ बैंक के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो सेकंड एक्सप्लेनेशन था मॉनेटरिस्ट का, जो मिल्टन फ्रीडमैन और अन्ना जे स्वार्ट ने दिया था, उनका साफ साफ कहना था कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक से एक्टिवेट किए होते और आप डिस्क्रिशन यूज नहीं किए होते, अगर मनी सप्लाई को आप बढ़ाए होते, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडेशन किए होते, तो समस्याएं सॉल्व हो गई होती और ये वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ होता। तो दो एक्सप्लेनेशन इस वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन के मिलते हैं, साथ ही मैं इसके आउटकम को बताऊंगा। आउटकम में जो पहला आउटकम था गोल्ड स्टैंडर्ड्स का जाना, जब ये पता लग गया कि हम 40% गोल्ड को बैकअप के रूप में नहीं रख पाएंगे, तो ये नो डाउट गोल्ड स्टैंडर्ड जाना लाजमी था। तो इसके आउटकम के रूप में गोल्ड स्टैंडर्ड चला गया, और साथ ही साथ जो किन्स कहते हैं कि जरूरत है अब C+I+G की। अगर गवर्नमेंट एक्टिव रोल अब नहीं प्ले करे, एक्टिव रोल अगर नहीं प्ले करे, तो यहां पे समस्याएं सॉल्व नहीं होगी। तो यहां पे एक्टिव रोल प्ले करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार आए और सरकार खर्च करे। देखिएगा न्यू डील पॉलिसी अपनाई गई, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पे सड़कें बनाई, पुल बनवाई और रक्षा के ऊपर खर्च किए। जितना ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करेगी, इकोनॉमिक एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड C+I+G। देखिए किन्स के पहले तक ये माना गया कि जो है गवर्नमेंट कोई एक्टिव रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं करेगी, लेकिन किन्स वो पहला इकोनॉमिस्ट था जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगी तो आप इस वर्ल्ड ग्रेट रिसेशन से बाहर आएंगे नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, किन्स के फार्मूले से ही वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन से अमेरिका बाहर आया, जब सरकार ने बहुत ज्यादा खर्च किया, इकोनॉमी में लिक्विडेशन किया, बड़े पैमाने पे न्यू डील प्रोग्राम की तरह सड़कें बनवाई गई, नहर बनवाई गई, तमाम तरह की चीजों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हुए। तो कहीं ना कहीं जब रूजवेल्ट चुनाव जीत के आते हैं और वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उन्होंने एक्ट ऐसे भी पारित किए जिससे लोगों को लगा कि बैंक में मेरा पैसा सुरक्षित है, और फिर वो बैंक में अपना विश्वास दिखाना शुरू किए। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे अमेरिका की जो है गाड़ी पटरी पे आई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से रिवाइवल हो गया। तो दोस्तों जब आपको किन्स को समझना है तो इस बैकग्राउंड को जरूर समझना पड़ेगा कि किस
किस तरीके से वर्ल्ड ग्रेट रिसेशन आता है और किस तरीके से पूरी दुनिया जो है इसमें फंस जाती है। दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया कि जब स्थितियां बड़ी अच्छी होती हैं तो हम लोग जो है लगातार पॉजिटिव होते जाते हैं और कई बार गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैंने देखा कि रोअरिंग 20 में जो रोअरिंग 20 था, इनका जो 9 वर्षों का जो समय था अमेरिका के लिए, वो बहुत आसान भी था। लोगों ने शेयर मार्केट में बहुत पैसे लगाए, लोगों को लगता था शेयर बहुत अच्छा काम करेगा, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है। लोगों ने बैंकों से लोन ले लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमाना शुरू किया था। आप जरा सोचिए, बैंक से लोन लो और शेयर खरीदो। ऐसे में शेयर का जो है आसमान छूना लाजमी था और शेयर का क्रैश होना लाजमी। इसलिए भावनाओं में बढ़ के कई बार आप बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति कर देते हैं, अतिशय कर देते हैं। बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा चलते रहिए, रुकिएगा मत, दौड़िएगा मत, चलते रहिए। जीत आपकी होगी, सिर्फ आशा बनाए रखिए कि हम जीतेंगे और हम करेंगे, आप जरूर जीतेंगे। भगवान आपके साथ है, माता पिता का आशीर्वाद सदैव ही साथ है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।